हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो सुबह के बजे हैं 8, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। खाना मैंने बना लिया है और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की, तो वही जो है मैं यहाँ पर निपटा रही हूँ। और अभी जो 2-4 दिन का रूटीन है ना, वो सभी का ही बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि दीपावली आने वाली है और करवा चौथ आएगी, फिर अहोई आएगी। तो उससे पहले जो है सभी घरों में साफ़ सफाई करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का त्यौहार होता है और कहते हैं ना कि साफ़ सफाई में ही लक्ष्मी का निवास होता है। और इसीलिए जो है दीपावली पर घरों की डीप क्लीनिंग की जाती है, घर का कोना कोना चमकाया जाता है। घर का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचता जिसकी सफाई ना की जाती हो, और करना बेहद ज़रूरी भी है। और मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभार रह भी जाता है, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना कि मैंने आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। जो मेरे सामने आते जाते हैं कमेंट, उनका मैं रिप्लाई करती जाती हूँ। कई बार अनदेखा हो जाता है कमेंट, तो इसलिए पता नहीं चल पाता। तो जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो एक कमेंट्स मुझे आया था कि दीदी हम ना पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अगर आपको कोई भी काम करना है और आप उसे कर नहीं पाते हो, तो उसे करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस काम का चैलेंज लीजिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई का हो या कोई अदर काम हो। जब तक आप अपने आप से चैलेंज नहीं लेंगे, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर आप चैलेंज ले लेंगे तो फिर आपको ये रहेगा कि हाँ, मैंने चैलेंज लिया है तो अब इसको पूरा भी करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको ही गिल्ट महसूस होगी। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसका चैलेंज लीजिए और अपने आप से ही कमिटमेंट कीजिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है। और जब आप अपने आप से ही कमिटमेंट करेंगे और चैलेंज लेंगे, तो फिर आपको रोज़ अपना आप ही लगेगा कि जब मैंने चैलेंज लिया है तो अब मैं इसे पूरा क्यों नहीं कर रहा। अब आप मुझे ही लीजिए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इस टाइम कितना बिजी रूटीन है। मतलब कि आप सभी को पता ही है, त्योहारों का सीज़न है, बाहर भी जाना, शॉपिंग करना और घर की साफ़ सफाई भी करना और बच्चों को भी संभालना, पूरी घर गृहस्थी को संभालना और उसके बाद फिर पढ़ाई करना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मैंने 21 डे चैलेंज लिया है, और मैंने इसीलिए लिया था कि जब त्यौहार आएंगे तो मैं 21 डे चैलेंज लूँगी अपनी पढ़ाई करने का। और इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रही हूँ डेली, और मेरे 21 डे आराम से मुझे लग रहा है कि अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे सारे काम हो रहे हैं, मेरे घर के भी काम हो रहे हैं, मेरे बाहर के शॉपिंग वाले काम भी हो रहे हैं और मेरी पढ़ाई भी हो रही है। और अगर मैं चैलेंज नहीं लेती तो मैं भी आलस कर जाती, क्योंकि थोड़ा सा काम जब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में थकावट होती है, और जब शरीर में थकावट होती है तो मन ये कहता है कि चल छोड़, क्या पढ़ाई करनी, आज रेस्ट कर लेते हैं, कल कर लेंगे पढ़ाई। और फिर आपको तो पता ही है, कल कल करते करते वो काम टल ही जाता है। तो इसीलिए मुझे पता था कि त्योहारों में टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए मैंने 21 डे चैलेंज रखा था और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है और आपका मन करता है कि मैं ये काम करूँ, और फिर आप अपने आलस की वजह से उसे कर नहीं पाते, आप सोचते होंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा तो रोज़ लगा ही रहेगा। आप अपने एक डायरी में नोट कर लीजिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है तो करना है। चैलेंज लीजिए और उस काम को लिख दीजिए डायरी में कि मुझे करना है और आज से ही करना है, अभी से करना है। जब आप ऐसा करोगे ना, यकीन मानो, आप कोई भी काम हो उसे कर जाओगे, आपका मन लगने लगेगा, क्योंकि आपने चैलेंज लिया है। अगर चैलेंज नहीं लोगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज करे, कल करे, परसों करे या ना भी करे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में पॉलिटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए थे, और फिर मुझे कमेंट्स फिर आया था कि दीदी हिस्ट्री के बारे में भी बताइए। तो मेरे पास स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम काफ़ी मोटी बुक है, ये देखिए। तो वही है कि अभी हमें फ़िलहाल, जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है आरओ वाला, तो फ़िलहाल हमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कवर करने हैं, क्योंकि इतनी मोटी बुक एक साथ अभी पढ़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। पहले जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हम उन टॉपिक को कवर कर ले अच्छे से, उसके बाद हमारा टाइम बचता है तो आप लोग और ज़्यादा भी कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है,
आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा कीजिए, ये नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल आएगा ही नहीं। क्वेश्चन के आधार पर इस तरीके से ही जो है मैंने भी वीडियोस वगैरह में देखा है, जैसे टॉपर सजेस्ट करते हैं उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं तो ऐसे करने वाली हूँ, इसलिए जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूँगी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आपके भी काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप भी करिए, और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो मुझे भी दिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास दूसरी बुक हो सकती है, तो जो भी आपके पास दूसरी बुक हो, टॉपिक सब में वही होते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के होता है, तो आप उसी में ही जो है नोट डाउन कर लेना। तो मेरे पास स्पेक्ट्रम है, और थोड़ी सी मेरी स्पेक्ट्रम की हालत ना ऐसी हो गई है जो कि फट गई है बच्चों के साथ में। तो पहले तो यही जो टॉपिक है, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये आपको करना है। इसमें आपको भारत में डच व्यापार की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। तो ये इसमें हो गया। इसके बाद इधर आ जाइए, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ये वाला जो टॉपिक है इसमें है ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास, भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई, भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण। हमें पता होना चाहिए ना कि अंग्रेज कब आए थे, कैसे हुई, शुरुआत कब हुई, और उनकी जो सफलता रही भारत में वो किस कारण से हुई। तो ये सब तो बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें ज़रूरी पता होना चाहिए, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे युद्ध आते हैं, युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्लासी का युद्ध है, और आपके देखिए वैसे तो मैंने ये रेड पेन से भी किए हुए हैं, लेकिन फिर मैंने ये मार्कर से इसलिए कर दिया था ताकि जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लासी व बक्सर के युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। वोडेयार मैसूर युद्ध, हैदर अली युद्ध, प्रथम एंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध, तृतीय एंगल मैसूर युद्ध, चतुर्थ एंगल मैसूर युद्ध। तो ये हो गया मराठा युद्ध, प्रथम एंगल मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध, ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष। इसमें जन विद्रोह हेतु जिम्मेदार कारक, नागरिक विद्रोह, प्रमुख किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मुख्य भूमि एवं पूर्वोत्तर आदिवासी विद्रोह के विभिन्न कारण, आदिवासी विद्रोह की विशेषताएं, 1857 के बाद के कुछ आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। 1857 का विद्रोह मुख्य कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, क्रांति की शुरुआत, विद्रोह का दमन, सुधार आंदोलन, स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास, सुधार आंदोलन का अवलोकन, राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज, ये इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना समाज, और ये है यंग बंगाल आंदोलन तथा हेनरी विवियन डेरिजियो, और आपका रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद स्कूल, पारसी सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, थियोसॉफिकल आंदोलन, ये सारे आंदोलन ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व था, कांग्रेस के लक्ष्य एवं उद्देश्य, कांग्रेस का उदारवादी चरण, उग्र राष्ट्रवाद का युग, उग्र राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में आंदोलन, उग्र राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम, मार्ले मिंटो सुधार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर, क्रांतिकारी कार्यक्रम, क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर, होम रूल लीग आंदोलन, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, होम लीग आंदोलन कार्यक्रम, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद, रोलेट एक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग नरसंहार, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, पृष्ठभूमि, खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत असहयोग कार्यक्रम, आंदोलन का अंतिम चरण, गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, स्वराज्य, समाजवादी विचारधारी, क्रांतिकारी गतिविधियां एवं अन्य नवीन सत्यों का उदय, साइमन कमीशन, नेहरू की रिपोर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन, लॉर्ड इरविन की घोषणा,
दिल्ली घोषणा पत्र, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य, दांडी मार्च, नमक कानून की अवज्ञा का प्रसार, गांधी इरविन समझौता, कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता, दलितों पर प्रभाव, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस, स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर। इसमें ये हमारा क्रिप्स मिशन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आज़ाद हिंद फौज में पाकिस्तान की मांग, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको तो आपको एक बार जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक देख ही लेने हैं। इसके बाद हमारे चार्टर्ड एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833, 1853, ये एक्ट भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाते हैं। और फिर आपका है मोंटफोर्ट सुधार 1919, वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार, विलियम बेंटिंग के अधीन सुधार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, द्वैत शासन के अधीन शिक्षा, ये भी कर लेना। ये भी, अरे क्या हो रहा है। कृषक आंदोलन, नील आंदोलन, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, एक आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, ये भी सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत की रियासतें, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों में से समानता, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा की पृष्ठभूमि, संविधान सभा रचना एवं प्रकृति, आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये स्पेक्ट्रम के लास्ट में दिए हुए हैं ना टॉपिक, बस यही है। तो यही था जी, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया हो। एक सजेशन के तौर पे आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना तो करना ही करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए।